अगर तुम्हें भले लोग, क्रिएटिव लोग, जागरूक लोग, मतलब एनलाइटेंड लोग, और ऐसे लोग जो कि भारत की तकदीर बदल सकते हैं, उनसे मिलना है तो बंगाल जाओ। मेरी मां ने मरते दम तक ये बोला। वो मुझे चिट्टागोंग कॉलेज की बात बताती थी, ढाका यूनिवर्सिटी की बात बताती थी, हिंदू स्कूल, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट और जादवपुर यूनिवर्सिटी की भी बड़ी बात है। यूं तो मैं छोटा था तो कलकत्ता कई बार आया था, पर याददाश्त नहीं थी। पर बड़े होने के बाद मैं खुद एक लेफ्टिस्ट रहा हूं, एक नक्सल रहा हूं, जेल भी गया हूं, लेकिन जब मुझे बाद में समझ में आया कि यह सिर्फ एक विनाश का रास्ता है। अगर एक देश को, एक समाज को बर्बाद करना है तो आप अपने बच्चे को नक्सलिज्म की तरफ जाने दीजिए। और तब मैंने, जब मुझे ये बात का एहसास हुआ, तब एक काफी रिसर्च के बाद हमने एक फिल्म बनाई जिसका नाम था बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम। ढेर साहब भी थे उसमें। उस फिल्म को बॉलीवुड के लोगों ने कई साल तक रिलीज नहीं होने दिया। मैं जिसको दिखाता था वो पहले कहता था कि अच्छी है फिल्म, लेकिन जब देखता था उसको तो मना कर देता था। मुझे ये समझ में आया कि मैं अर्बन नक्सल्स को ही अपनी फिल्म दिखा रहा हूं, तो ये कैसे रिलीज होगी। लेकिन तब मैंने अपनी मां की याद में एक बात तय की थी कि कुछ भी हो जाए, जब हम इसका भ्रमण करने निकले और जगह जगह यूनिवर्सिटीज में मैंने दिखाना तय किया, तो मैंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, जिस तरह से गंगा बहते बहते तमाम यमुनाओं को अपने साथ जोड़ते हुए फाइनली यहां के थमती है, इस तरह ये यात्रा कलकत्ता में जादवपुर यूनिवर्सिटी में होनी चाहिए। मैंने अपनी मां की याद में सोचा। लेकिन जब मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी के गेट नंबर आई थिंक 4 से जब अंदर गया, तो मेरी गाड़ी को तमाम यंग 19 से 22 साल के लड़के लड़कियों ने घेर लिया। और वो गरीब बिहार का एक ड्राइवर जो बहुत गरीब था, उसको मारा, गाड़ी को तोड़ा। फिर जब मैं बाहर निकला तो मेरे ऊपर हमला किया और मेरा कंधा तोड़ा, जो आज तक पूरी तरह से ठीक नहीं है। तो वो जादवपुर यूनिवर्सिटी जिसकी मिसाल सुन सुन के मैं बड़ा हुआ था, क्या कारण है कि भारत को आजादी मिलने के बाद, जब हम एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गए, तमाम लोगों के बलिदानों के बाद, उसमें घुसते ही साथ ऐसा क्यों लगा कि मैं भारत नहीं किसी और राष्ट्र में हूं। यह पतन कैसे हुआ? अभी मैं आ रहा था रास्ते में, तो मैंने ऐसे ही सोचा कि अच्छा जा रहा हूं, मुझे आइडिया नहीं था कि इतने सारे लोग आए होंगे यहां पे और बात एक अलग लेवल की होगी। मैंने ऐसी कार में आते आते एक लिस्ट बनाई। मैंने कहा मैं कितने सारे ऐसे लोग हैं, महान बंगाली ग्रेट पर्सनैलिटीज, जिनने मुझे प्रभावित किया है, और मैंने अलग अलग डिसिप्लिन में उनका नाम लिखना शुरू किया। और गर्व से मेरा सीना चौड़ा हो गया। आप किसी भी आर्ट्स में ले लें, चाहे टैगोर का नाम ले, चाहे बंकिम बाबू का ले, चाहे शरद बाबू का ले, सत्यजीत रे का ले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का ले, दीनबंधु मित्रा जी का ले, अक्षय कुमार दत्त जी का ले। कई लोगों ने तो शायद ये नाम, हो सकता है बहुत सारे लोग ये नाम जानते भी ना। ये दुर्भाग्य हमारे एजुकेशन सिस्टम का। स्पिरिचुअलिटी में नहीं, स्वामी विवेकानंद जी हो, परमहंस योगानंद जी हो, रामकृष्ण जी हो, शारदा देवी जी हो, लाहिड़ी महाराज हो, औरबिंदो, जिनका मैं बहुत बड़ा भक्त भी हूं, जो एक रेवोल्यूशनरी भी थे। साइंस में आप देखिए, सत्येंद्र नाथ बोस, आशुतोष मुखर्जी, जगदीश चंद्र बोस, गोपाल चंद्र भट्टाचार्य, शिशिर कुमार मित्रा, मेघनंद साहा, लाइन कितनी लंबी है। पॉलिटिक्स में लीजिए, सुभाष बाबू, खुदीराम बोस, चितरंजन दास, राम प्रसाद मिश्र को, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और एक नाम जिसको विधिवत तरीके से इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया, जिसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, श्री गोपाल पाठक। आप
आखिर कई बार मैं सोचता हूं आखिर ये भारत है क्या। और ये सवाल मेरे मन में चालू हुआ जब हमने कश्मीर पर रिसर्च चालू किया। और धन्यवाद देना चाहता हूं ऑर्गेनाइजर्स को, स्वपन दास को, शिशिर जी को, कि आज जब कश्मीर फाइल्स का 1 साल पूरा हुआ है तो मैं आज बंगाल की पुण्यतिथि में आप सबके समक्ष खड़ा हूं। अगर मैं कहता हूं ये पुण्य भूमि है, तो जब कश्मीर में हम रिसर्च कर रहे थे तो मैंने कहा इसके पहले कि हम जेनोसाइड की बात करें, कश्मीर के पतन की बात करें, जरा समझे कश्मीर आखिर है क्या। और उसको समझने के लिए यह समझना पड़ा कि आखिर भारत क्या है, जिसको हम भारत कहते हैं, भारतीय संस्कृति कहते हैं, भारतीय सभ्यता कहते हैं। भारत की जो मूल सोच है, जो हिंदू सिविलाइजेशन है, उसकी जो मूल फिलॉसफी है, उसकी जो स्पिरिचुअलिटी है, शायद आप में से बहुत कम लोग जानते हो कि पहला वेद जो है कश्मीर में लिखा गया, नाट्य शास्त्र कश्मीर में लिखा गया, ग्रामर कश्मीर से चालू हुई। 1000 साल तक बुद्धिज्म और हिंदुइज्म के बीच में डिबेट हुई, तब जाके बुद्धिज्म सारी दुनिया में निकला। लेकिन जब ये भारत मुगलों के आक्रमण के बाद, ब्रिटिश के आने के बाद अपनी सभ्यता से एक अलग रास्ते में जा रहा था, और जो सभ्यता सबका कहना था धीरे धीरे धाराशायी हो रही है, उस सभ्यता को बचाने का सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? कोई मुझे बताएगा? वो था बंगाल का। अगर भारतीय सभ्यता सबसे प्राचीन, सबसे महत्वपूर्ण सभ्यताओं में से एक जीवित